Hello students. Today we are going to study Indian economic development of class 12th, lesson number 5, India's foreign trade. तो बेटा in this, first of all I want to tell you the meaning of foreign trade. बेटा foreign trade एक ऐसा ट्रेड होता है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच या दो से अधिक कंट्री के बीच होता है. Means foreign trade is a trade which is taken place between two or more countries is known as foreign trade. In this, goods and services are exchanged out of the boundary of a country, means import and export of goods and services. In this, two countries peoples are involved, two types of currencies are involved, buyer and seller having different country. For example, if we Indians are doing business from Japan, it is known as international trade because buyer and seller belongs to other country, not same. It is known as foreign trade. अब देखिए, हम ये बेटा जानना चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसकी वजह क्या है, क्या इसमें होता है, क्यों होता है ऐसा. ये बेटा पहला ये होता है इसके पीछे कि हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि हर एक कंट्री किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है और जो कंट्री जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है वो गुड्स दूसरी कंट्रीज़ में भेजता है. या यूँ कह लीजिए कि जैसे अगर हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो हम उस चीज़ का एक्सपोर्ट करेंगे और अगर कोई कंट्री के यहाँ वो चीज़ नहीं बन पाती है अच्छे से तो वो हमारी कंट्री से इंपोर्ट करेगा. ठीक है बेटा. और वजह ये भी होती है कि कोई कंट्री किसी भी चीज़ को बहुत ही कम कॉस्ट पे तैयार कर पाता है, मीन्स बना पाता है, तो उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो कम आती है, सस्ती पड़ती है. इसलिए बाकी अदर कंट्रीज़ के लोग उस कंट्री से वो चीज़ें मंगाते हैं और एक्सपोर्ट जो होता है वही कंट्री करती है जिसके यहाँ पे उस चीज़ की बहुत ही कम कीमत मिल रही है, तो वो अपनी कंट्री में ना बेच करके बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है वो वहाँ बेच सकता है. और बेटा ऐसा करने से यह भी होता है कि उस कंट्री को जब ज़्यादा पैसा मिलता है तो उस कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा होता है. और हम इसलिए भी करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड कि हमारी कंट्री को जब दूसरी कंट्री से करते हैं बिज़नेस तो हमें अपनी कंट्री में कंपटीशन ना करके बल्कि हम दूसरी कंट्री में बेच करके अपनी कंट्री के लोगों से कंपटीशन करने से बच सकते हैं. और नेक्स्ट बेटा होता है कि हम जब दूसरे कंट्री में भी प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी कंट्री में अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा. तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम कैसा था. तो बेटा इसमें हम ये जानना चाहेंगे पहले कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था हर चीज़ के मामले में, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे हो गए थे, बैकवर्ड हो गए थे इन ऑल सेक्टर्स. तो बेटा अभी हम बात कर रहे हैं अपने फॉरेन ट्रेड के बारे में. तो बेटा पहला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनिकल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम्स. आपको पता है इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था. सेकंड बेटा क्या था, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री ले जाया करते थे और वहाँ पर अपनी कंट्री में फिनिश्ड गुड्स बना करके हमारी कंट्री में अधिक से अधिक प्राइस पे सेल किया करते थे. मतलब कि धीरे धीरे उन्होंने हमारी कंट्री को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया था. इतने के बड़ा बावजूद भी हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट जो था वो इंपोर्ट से ज़्यादा था. 1946-47 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से
31 करोड़ अधिक था, मतलब लगभग 31 करोड़ था अधिक, और 1947-48 में वो कुछ कम होकर के 14 करोड़ हो गया। ये सब बेटा उन्हीं के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ। और यहाँ तक कि ब्रिटेन ने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी थी हमारी कंट्री में कि हम अपने कंट्री के चीज़ों को अदर फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं बेच सकते सिवाय ब्रिटेन के। और अगर हमें कोई चीज़ इंपोर्ट भी करनी है तो मैक्सिमम चीज़ें हमें ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करनी होती थी, अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करने में हमारे कंट्री के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ब्रिटिशर्स ने। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे यहाँ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड कैसा था। बेटा उसमें हमने ये देखा कि हम हर 5 ईयर प्लान में कुछ प्लानिंग करते थे, उसके अकॉर्डिंग अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट रखते थे। धीरे धीरे हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता गया। जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 6,760 करोड़ रुपीज़ का था टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान में 8,465 करोड़ का था। थर्ड 5 ईयर प्लान में 8,854 करोड़ का फॉरेन ट्रेड हुआ। फोर्थ 5 ईयर प्लान में 19,461 करोड़ का फॉरेन ट्रेड हुआ। फिफ्थ में 38,819 करोड़ का हुआ। यानी बेटा ये धीरे धीरे बढ़ता गया। बट इन सिक्स्थ प्लान इट श्रंक, मतलब कम हो गया, वो हो गया 28,878। ठीक है, तो बेटा ये कहा जा रहा है कि मतलब कि ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी हमने मेहनत किया उसमें धीरे धीरे बढ़ा, फिर थोड़ा बहुत घटना बढ़ना लगा रहा, और यहाँ तक कि 12th 5 ईयर प्लान मीन्स ईयर 2017 से 12 से लेकर के 2017 तक जो रहा है वो यही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ करके 2,21,91,132 करोड़, इतना ज़्यादा हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया था। मतलब कुल मिलाकर धीरे धीरे हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ता गया और उसमें हमारा अच्छा पोजीशन रहा। एंड बेटा ईयर 2017-18 में हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो 2.1% रहा और जो इंपोर्ट था वो 2.6%। मतलब कि एक्सपोर्ट जो था हमारा वो 2.1% था और इंपोर्ट जो था हमारा वो 2.6% था। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या कंपोजिशन था, यानी कि किन किन चीज़ों में हमारा कितना योगदान या सहयोग रहा फॉरेन ट्रेड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। बट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमारा परसेंटेज जो है वो कम हो गया फॉरेन ट्रेड में। ऐसा क्यों हुआ, इसके कई रीज़न थे। बट जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री में शुरू हुआ, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज़ किया ताकि जो चीज़ें हमारी बननी है वो हमारी कंट्री में बने। इसलिए हमने उसको एक्सपोर्ट को कम कर दिया। और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसलिए भी जो भी हमारे फार्म प्रोडक्ट्स थे वो हम लोग अपने कंजम्पशन के लिए रखना शुरू कर दिए। तो जिस कारण से हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा एग्रीकल्चर का, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम था, एक्सपोर्ट जो था होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो थोड़ा कम हो गया। क्योंकि हम चाहते थे कि वो फार्म प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो, हम लोग उसका कुछ ना कुछ जो बनाना होगा इंडस्ट्रीज़ में उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे और अपने कंजम्पशन के लिए भी बचा कर रखेंगे ताकि हमें कहीं और से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड बेटा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम मतलब जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। और बेटा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन सभी का एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा होता था हमारी कंट्री से। लेकिन
धीरे धीरे इसका भी एक्सपोर्ट कम हो गया, परसेंटेज ऑफ शेयर इसका भी जो था एक्सपोर्ट में, फॉरेन ट्रेड में, वो कम हो गया, क्योंकि इन सभी चीज़ों की डिमांड हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही उन चीज़ों को सेल कर लेते थे बजाय एक्सपोर्ट करने के। और नेक्स्ट पॉइंट इसका बेटा हमारा है, इंडिया इज़ इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसमें बेटा क्या हुआ था, हमारी कंट्री का में जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अधिक बढ़ गई थी और हम लोग इसके बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपोर्टर बन गए थे। जेम्स, प्रीशियस स्टोन्स, यहाँ तक कि मशीनरीज और व्हीकल्स तक का हमारी कंट्री में से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेटा ये दर्शाता है, ये शो करता है कि हमारी कंट्री में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो काफ़ी कामगार या बहुत ही अच्छा रहा, उसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहा, जिस कारण हमारी कंट्री से इंक्रीज़ हो गया फॉरेन ट्रेड का परसेंटेज रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।